पिक्चर चालू करो बे। वायलेंस तो हुई थी, आपको मानना पड़ेगा ये बात। फैक्ट है, वीडियोस हैं। वायलेंस पुलिस वालों के, जवानों के खिलाफ भी हुई है। नहीं, जो वायलेंस हुई है आप उन लोगों को देखिए कौन थे। हम में से कोई नहीं था, हम 1 महीने से बैठे हुए थे वहां पर। 1 महीने में कोई ऐसी घटना हुई? बिल्कुल नहीं हुई। उल्टा आते थे बाहर से लोग, सर फोड़कर चले जाते थे। निशु नाम की लड़की है जिसके पिता का सर फोड़ा था, वो लोग बोल रहे थे, वीडियो भी डाला था, जिन लोगों ने सर फोड़कर गए थे निशु के पापा का, वो बोल रहे थे अभी एक को मारा है, शाम को आऊंगा और को पेल कर जाऊंगा। और उसके बाद भी मैं पुलिस को बोल रहा हूँ क्या करना पड़ेगा सर इनको अरेस्ट करवाने के लिए? पुलिस कहती है कोर्ट का ऑर्डर लाना पड़ेगा। तो मैंने बोला अब आपके सामने कोई पीटर और आप कह रहे कोर्ट का ऑर्डर लाना पड़ेगा, तो फिर तो मेरे ख्याल से ये 1 करोड़ का जो कॉम्पनसेशन है उन पुलिस वालों के लिए भी आपको मांगना चाहिए, क्योंकि इंजर्ड तो वो भी हुए ना। नहीं बिल्कुल कंपनसेशन दे गवर्नमेंट। अब आप ये सोचिए, जो गवर्नमेंट उन बच्चों की फैमिलीज को कंपनसेशन नहीं दे रही है जिन्होंने सुसाइड करी, आपको लगता है ये पुलिस वालों को भी देंगे कंपनसेशन? लगता है? इनको पैसा बस इनसे तभी निकलता है जब इनको सरकार गिरानी होती है, जब एमएलए खरीदने होते हैं, एमपीज खरीदने होते हैं। पुलिस वालों को तनख्वाह कितने देते हैं ये लोग? मुझे तो बुरा लगता था जंतर मंतर पर जो लो रैंक ऑफिसर्स थे उनके लिए। ऊपर वाले ऑफिसर तो ठीक है, उनके पॉलिटिकल बॉसेस होते हैं, लो रैंक वाले हमारे साथ ही वहां पर दिन रात रहते थे। उनकी तनख्वाह कितनी होगी? 30-40 हजार, 50 हजार मैक्सिमम। उनके खुद के बच्चे कोचिंग जाते होंगे, उनकी बच्चों की एजुकेशन भी तो कितनी एक्सपेंसिव हो रखी है। और वो आकर बताते थे, पुलिस वाले 3 पुलिस वाले आए थे एक दिन, कैप पहनकर, मास्क पहनकर और ग्लासेस लगाकर, और मैं थोड़ा डर गया कि ये कौन आ गया। तो कहते हैं कि नहीं थोड़ा साइड में आकर बात करते हैं। मैंने बोला क्या हो गया? कहते हैं हम पुलिस वाले, हमारी यहीं पर ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन आज सपोर्ट करने आ रहे थे तो आज हम ऑफ लेकर आए। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हो, क्योंकि मेरी बेटी 10th में है और मैंने चाहता मेरी बेटी को भी वही झेलना पड़े जो आज बाकी लोग झेल रहे हैं। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स, जो लो रैंक के ऑफिसर्स है। अब बाकी जिसको प्रमोशन चाहिए वो तो लाठी चलाएगा, टियर गैस चलाएगा, पेलेट गन चलाएगा, जिससे भी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट मिल जाए। अच्छा, मुझे लगता है सौरभ, डर तो देखिए सबको लगता है जेल जाने से या लॉ से। आपको शायद सबसे कम डर लगता होगा इन तीनों में, क्योंकि आप तो सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में खूब घूमे हैं। जजों पर अगर आप प्रोफाइल, जो दोस्त है वो तो मजाक करते रहते कि ये तो 5 साल से जेल जाने के लिए वेट कर रहा है, या कोशिश कर रहा है कि हाँ, नहीं कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ, मतलब किसको शौक है जेल जाने का, लेकिन 5 साल से जिस किस्म से लिखना होता है ना, आपको तो पता ही है, सारे मीडिया वालों को पता है कि अभी ऑनेस्ट जर्नलिज्म करने का टाइम बहुत डेंजरस है। तो जब कोई ऑनेस्ट जर्नलिज्म करता है तो हमेशा डर रहता है। देखिए, मैं तो रिपोर्ट लिखता हूं, कुछ लोग एक स्टेटमेंट पास करते हैं ट्विटर पे, उसके लिए एनएसए लग जाता है, यूएपीए लग जाता है, स्टोरीज कॉन्कॉक्ट हो जाती है। तो लेकिन जब ये मूवमेंट हुआ था ना, एंड जब मैं शामिल हुआ इसमें, एंड जो फर्स्ट प्रोटेस्ट हुआ था 6 जून को, उस टाइम पे मुझे लगा था, तब मुझे जो मेरे डाउट्स थे कि शायद जेल जाना पड़े, वो एकदम खत्म हो गए थे। क्योंकि द काइंड ऑफ यूनिटी दैट वी सॉ एट जंतर मंतर एंड बियॉन्ड, क्योंकि बहुत सारे लोग दिल्ली नहीं आ पा रहे थे। नहीं, लेकिन देखिए इतनी बड़ी सरकार को हेड ऑन ऐसे लेना, नहीं, जब हेड ऑन इतनी बड़ी गवर्नमेंट, जब 65% पॉपुलेशन यूनाइट हो जाए, युवा यूनाइट हो जाए, तो कौन सा सरकार, कौन सा पावर उसके सामने नहीं झुकेगी? आपको ऐसा कब लगा कि पूरे देश के युवा आपके साथ हैं? क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे वहां तो 15-20 हजार होंगे, 30 हजार होंगे, इंस्टा पे ठीक है चल गया। ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आता है कि 15-20 हजार लोग ही होंगे सिर्फ। आप क्या चाहते हो कि 2 करोड़ लोग अगर फॉलोइंग है पेज का, तो 2 करोड़ लोग रोड पे उतर आए? फिर तो कौन संभालेगा उनको? तो अगर 15,000 लोग भी आ रहे, इट्स अ बिग नंबर, एंड सरकार का ड्यूटी बनता है कि वो चीज को सुने, क्योंकि 15,000 लोग भी बहुत बड़ा एक संख्या है। बहुत छोटे छोटे स्टेट्स में तो 1-2 हजार वोटों में इलेक्शन पलट जाता है। लोग कहते हैं कि आप ऑपोजिशन के हाथों में खेल रहे हैं, उसकी कठपुतली हैं। आपने बीजेपी को, बहुत सारे लोग तो ये भी लिखते हैं, बीजेपी को सत्ता से हटाने की सुपारी ले ली, ऐसा लोग बोलते हैं। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आप कुछ नहीं कहते, चाहे उनकी गवर्नमेंट किसी भी और स्टेट में हो। ऐसा क्यों है, बताइए। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। महाराष्ट्र मेरा घर है, अब मैं अपने घर के स्कूल्स में जा रहा हूँ। राजस्थान आशु का घर है, वो अपने घरों के स्कूल में जा रहा है। सौरभ दिल्ली में रहता है और पौंडी, वहां पर भी वही लोग हैं। तो अब हमारी गलती है कि आपने इतने सारे स्टेट्स जीत लिए। तो आप इन स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं? हम हमारे होम स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं। और रही बात बाकी स्टेट्स में जाने की, तो जाएंगे, वहां पर भी जाएंगे ना। झारखंड तो नहीं गए? झारखंड नहीं गए? नहीं, झारखंड के जो प्रोटेस्ट चल रहा था वहां पर देवेंद्र महातो जो थे, वो उस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। हमारी टीम गई थी, सीजेपी की टीम गई थी। हम नहीं चाहते कि हम हर जगह जाए और हम हमारा चेहरा चमकाए, जो हम पहले से कह रहे थे। डोंट मेक एनीबडी हीरो ओवरनाइट। और लोगों को आगे आना चाहिए
और जो जो लोग आगे आएंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे। एंड दैट वाज अवर स्टैंड कि इस मूवमेंट को बैक एंड से हम सपोर्ट करेंगे, जो हमने किया। और हमें वही तो चाहिए ना। अब आप कहेंगे कि जो छोटी बच्चियां वीडियोस बना रही थी प्रोटेस्ट कर रही, आप वहां क्यों नहीं गए? उनको सपोर्ट करना हमारा काम है। हम नहीं चाहते कि हर जगह जाकर हम प्लेटफॉर्म उनका हाईजैक कर ले या फिर हम ही चमका ले खुद को, क्योंकि दैट इज नॉट अवर आइडिया। अवर आइडिया इज इंडिया में जितने ज्यादा प्रेशर ग्रुप बनेंगे दैट इज गुड फॉर द डेमोक्रेसी। पर पॉलिटिक्स में जाने का रास्ता तो खुला है ना? अभी तो हम सोच नहीं रहे, क्योंकि जाकर करेंगे क्या सर? अभी सोचा नहीं है। नहीं, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी बना देते तो उस पार्टी को बचाने में ही पूरा टाइम लग जाएगा। एक दिन ईडी आ जाएगी चाय पीने, दूसरे दिन सीबीआई आ जाएगी, फिर आईटी आ जाएगी, और क्या पता किसी दिन इन दोनों को ही प्राइवेट जेट में बिठाकर गुवाहाटी लेकर जाएंगे। अच्छा, मैं तीनों से पूछ रहा हूं, तीनों की आइडियोलॉजी क्या है? देखिए, आजकल तो लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है। कुछ आइडियोलॉजी के बारे में सोचते हैं? क्या आइडियोलॉजी है आपकी? खुद को क्या मानते हैं, लेफ्ट, राइट या सेंटर? हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं। संविधान की जो आइडियोलॉजी है वो हमारी वो आइडियोलॉजी तो है। सेंट्रिस्ट मानी जाती है। उसको जो भी मानिए, लेकिन जो भी आज का संविधान है हमारा, उस पे हम लोग भरोसा करते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू क्वालिटी एजुकेशन, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू पीसफुली प्रोटेस्ट। ये सारे बहुत अच्छे तरीके से हमारे संविधान में लिखा गया है, उसका ही हम लोग पालन कर रहे हैं। हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। संविधान आपकी आइडियोलॉजी है? बिल्कुल, Correct? अभिजीत, लेफ्ट, राइट या सेंटर? सर, लेफ्ट राइट सेंटर कब इन्वेंट हुआ है? पिछले 150-200 साल में। उसके पहले क्या है, आप लोगों से आइडियोलॉजी पूछते थे? आई थिंक आइडियोलॉजी जो है वो आपको लिमिट कर देती है इन अ सर्टन वे, और उसकी वजह से हो क्या रहा है, दैट इज गिविंग बर्थ टू दिस कैंसिल कल्चर, जहां पर आप डायलॉग नहीं कर रहे हो, आप हर किसी को कैंसिल कर रहे हो। कौन सा कैंसिल कल्चर? कैंसिल कल्चर, जहां पर आप लोगों को बस डिसमिस कर देते हो। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। फॉर लाइक दे बिलोंग टू सम अदर। तो आप किसी आइडियोलॉजी में बनना नहीं चाहते? नहीं, मैं कहता हूं कि वी आर सेक्युलर, वी आर डेमोक्रेटिक। जो वैल्यूज है हमारी, वैल्यूज वो है। लेकिन ये आइडियोलॉजी की वजह से हो क्या रहा है, हमारा पोलराइजेशन क्यों इतना एक्सट्रीम हो चुका है? क्योंकि हम झगड़ रहे। डायलॉग तो करो, बात तो करो, एक दूसरे को समझ कर तो लो। आशुतोष, एग्जैक्टली सेम। मतलब मैं मैं आप तो लेफ्ट राइट सोचते ही नहीं है? मेरे को एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ही बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि मैं लेफ्ट के कुछ इश्यूज से एग्री करूं, उनके कुछ आइडिया से एग्री करूं, और राइट के कुछ आइडिया से एग्री करूं? ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? आप अमेरिकन पॉलिटिक्स को स्पेशली अगर आप फॉलो करें, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दे हैव बिकम बाइनरी नाउ। एवरीथिंग इज यू हैव टू चूज द डेमोक्रेट्स और द रिपब्लिकन्स। देयर इज नो अदर ऑप्शन। व्हाई डू वी वांट टू बिकम दैट? नहीं बनना मेरे को। कुछ मुद्दे हैं जिन पे मैं पूरी तरह से मानता हूं कि लेफ्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है सही है, कुछ मुद्दे हैं जिसपे मैं मानता हूं कि राइट का पॉइंट ऑफ व्यू सही है। बट जो दीपके ने चीज बोली, वैल्यूज हमारी क्या है, what do I believe in terms of my value system? I believe in the idea of secularism. I believe in the idea of social justice. I believe in the idea of democracy. और उसी तरह से हम ऑपरेट करते हैं। अब इसको आप आर्टिकुलेट करके सेंट्रिस्ट बोले, लेफ्टिस्ट बोले, राइटिस्ट बोले, वो डिस्कशन मतलब बस एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है। ठीक है, आप सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं। लोग कहते हैं कि आपकी अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है? Do you feel accountable at all to anybody and how? Of course, sir, we do feel accountable to people. वरना ये प्रोटेस्ट कितने दिन चलना चाहिए, ये हम डिसीजन नहीं ले रहे थे। ये रोज मुझे आकर पूछते थे, भाई कितने दिन बैठना है? मैंने बोला सामने जब तक लोग बैठ रहे तब तक बैठना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिकॉज वी कैनॉट बिट्रे देम एट ऑल। तो हमारे ऊपर वो प्रेशर था पब्लिक का कि हम भी प्रोटेस्ट पर बने बैठे। सो हम तो वही कर रहे थे जो लोग हमसे चाह रहे थे। और ये हम रोज बात करते थे लोगों से, तब हम पूछते थे कि कब तक बैठना है, तो रोज लोग कहते थे कि जब तक इस्तीफा नहीं होता है तब तक बैठना है। सो हाउ कैन वी गो अगेंस्ट देम? और इसके बाद भी मैं सर आपसे एक वही चीज, कमिंग बैक टू द थिंग, कि जरूरी नहीं कि हम ही सारी चीजें करें। बिकॉज जो भी इंसान आपसे कह रहा है ना कि हम सारी प्रॉब्लम्स पर लड़ेंगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, वो इंसान आपसे झूठ कह रहा है। बहुत जरूरी है और ज्यादा ग्रुप्स रहना, देन यू बिकम कम्पिटेटिव एंड देन यू ट्राई टू डू द थिंग्स। वरना आप भी आलसी हो जाते हो अगर आप अकेले ही रह जाओ कि अब तो हम ही हम हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और इसमें आई थिंक हम लोगों का, तीनों का स्पेशली बहुत बड़ा एस्पिरेशन है कि एज अ नेशन एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट जो हम अपने देश में देखना चाहते हैं वो ये है कि हम हीरो वर्शिपिंग बंद कर दे। ये बार बार बोलता है ये चीज कि हीरो वर्शिपिंग मत करो, कि हर जगह हम तीनों में से कोई जाएगा तो ही क्यों काम होगा। तुम्हारे अगर स्कूल खराब है तो तुम लड़ो, दिक्कत होगी तो हम पीछे आके खड़े हो सकते हैं। लेकिन जब तक एज अ कंट्री हम खुद को
सिटीजन्स की तरह ट्रीट करना शुरू नहीं करेंगे, हम खुद को एक इस देश का नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर ट्रीट करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक दिक्कतें रहेंगी। एब्सोल्युटली। एंड इसका नतीजा आप देख पा रहे हो, आज कोई भी युवा अगर ऑडिट करने जा रहा है अपना स्कूल, लोकल स्कूल, वो जैसे ही वहां से निकलता है वहां पे मरम्मत शुरू हो जाती है। सही पकड़े हैं। वहां पे डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, वो साफ हो जाती है। हर एक वो सीजेपी का सपोर्टर हो ना हो, सीजेपी का वॉलंटियर हो ना हो, वहां पे काम शुरू हो जाता है तुरंत। एंड वो अवेकनिंग हमें ग्रास रूट पे चाहिए थी एंड वही हो रहा है अभी। आई थिंक इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा सक्सेसफुल कोई मूवमेंट हो ही नहीं सकती, ग्राउंड लेवल अवेकनिंग हो जाए। एक इनक्विजिटिवनेस और है मेरे अंदर, वो सिर्फ पूछ लेता हूं। ये वंदे मातरम पे एक डिबेट को ले जाया गया अभी हाल फिलहाल में, आपको लगता है कि ये ध्यान भटकाने के लिए वंदे मातरम पे लाए, या एक जेन्युइन मुद्दा है वंदे मातरम 6 छंद गाने चाहिए, या फिर आप जो स्टूडेंट्स सड़कों पे आ गए, जनजी के बाद जन अल्फा आ गया, वो उससे भटकाने के लिए लाया गया, या वो जेन्युइनली नहीं, होना मुझे चाहिए? लगता है आपको वंदे मातरम इतना ही पसंद है तो हम भी एक वंदे मातरम चला रहे थे जंतर मंतर, आ जाते वहां पर AR रहमान का चला रहे थे हम, तो आ जाते आपको वंदे मातरम से इतना ही प्यार है। लेकिन जहां पर हम वंदे मातरम गा रहे थे आप हमको कह रहे थे दिमागी नक्सल। जब हम एक वंदे मातरम गाते जो किसी और का है लेकिन वंदे मातरम ही है, तो आप हमें कह रहे थे कि ये राष्ट्र विरोधी, ये पैरासाइट है, ये वायरस है, इनका खात्मा होना चाहिए, ये आतंकवादियों की बी टीम है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये क्या चल रहा है देश में? मतलब आपके हिसाब से आप जो बोलोगे वही चीज करेंगे, आप जो कहेंगे वही शब्द हम दोहराएंगे, तो भी हम इस देश से प्यार करते हैं क्या? अरे मेरा देश है, मेरे देश को लेकर मेरा आइडिया है, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? तुम्हारी सरकार है, देश तुम्हारा नहीं है, देश हमारा है, हम सबका है। तो सर, जिन लोगों ने मुझे एयरपोर्ट पर पूरा वेलकम किया, उन्हीं लोगों ने मुझे पहले क्या कहा था, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है ये। तो मैं वापस जब इंडिया आया, आपको पता है मेरे साथ हुआ क्या? ये अभी तक स्टोरी कहीं बाहर नहीं आई है, क्योंकि ये कभी पूछा नहीं गया कि हुआ क्या एयरपोर्ट पर। मैं एयरपोर्ट पर आता हूँ, एयरपोर्ट फ्लाइट के अंदर एक स्टाफ आता है, कहते अभिजीत दीप के। मैंने बोला यस, कहते चलिए साथ में। मैंने बोला हो गया, तिहाड़ चलना है अब यहाँ से। तो मैंने बोला कि सर एक बता सकते हो कहाँ लेकर जाओगे, लाइक घर पर फोन करके बताना है। तो कहते नहीं सर, हम एयरवेज के स्टाफ से, एयरलाइंस के स्टाफ से, हम पुलिस वाले नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा। तो फिर थोड़ा रिलीफ फील हुआ। तो फिर उसके बाद वो सारे मेरा इमिग्रेशन 5 मिनट में कर दिया उन्होंने। मैं भी सरप्राइज था सर, जब भी मैं इंडिया में आता था मुझे 1-1.5 घंटा लगता था इमिग्रेशन के लिए। उस दिन मेरा 5 मिनट में इमिग्रेशन करवा दिया इन लोगों ने। और फिर मुझे कॉर्नर में जो रूम था वहां लेकर गए, जहां थे 10-15 पुलिस ऑफिसर्स। तो वो देखकर मुझे लगा हो गया, दिस इज इट, यहां से मैं जा रहा हूँ तिहाड़। तो मैं जैसे ही अंदर चला गया रूम में, तो मैंने कहा हेलो सर, सारे कहते अभिजीत जी आप आ गए। मैंने कहा फिर सर अरेस्ट हो रहा हूँ मैं, बता दीजिए घर पर एक बार आखिरी बार बात कर लेता हूँ। तो कहते अरे नहीं, आपको क्यों लग रहा है हम आपको अरेस्ट करने आए? तो मैंने पूछा फिर ये सब? तो कहते नहीं, हम तो आपको परमिशन देने आए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो मैं खुद सरप्राइज्ड, ये क्या हो रहा है? तो मैंने कहा परमिशन मिल रही है मुझे? कहते हाँ, बस पुलिस थाने के सामने धरना मत दे देना, आप सीधा जंतर मंतर चले जाना। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं भी बहुत खुश हो गया। और लेकिन मन में डाउट था, दिल्ली पुलिस कब से इतनी अच्छी हो गई? जो किसानों को पीट रही थी, जो जेएनयू में स्टूडेंट्स को पीट रही थी, वो कब से खुद चलकर आकर एयरपोर्ट पर वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है और कह रही है ये लीजिए, हम आपको परमिशन दे रहे हैं। तो उन्होंने मेरे हाथ में एक लेटर दिया और कहा ये लेटर को आप साइन कर दीजिए और अब चले जाइए जंतर मंतर। तो मैं तब थोड़ा सस्पिशियस हो गया। तो मैंने देखा लेटर मेरे नाम से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? लेटर जो था उनका परमिशन लेटर, वो मेरे नाम से लिखा हुआ था, ऑन बिहाफ ऑफ मी, विदाउट इवन कंसल्टिंग मी, या मेरे लॉयर से भी बिना बात किए, या आशु या सौरभ को भी नहीं पता। मतलब परमिशन मांगी नहीं थी, दे दी गई। हाँ, ऐसा? और वो कह रहे थे आप इस लेटर पर साइन कर दीजिए। तो मैंने बोला उनसे, मैंने पूछा कि आपने आशुतोष से बात की है, सौरभ से बात की है, या मेरे लॉयर से बात की है? कहते नहीं, ये तो हमने एक स्टैंडर्ड ड्राफ्ट होता है, आपको वही दिया है हमने, आपके नाम से हमने टाइप करके हम लेकर आए। मैंने बोला इतने अच्छे तो नहीं हो तुम लोग, हमें पता है। तो मैंने बोला मैं ऐसे ही तो साइन नहीं कर सकता, आई विल हैव टू कंसल्ट विद माई लॉयर। तो मैंने फिर जो वृंदा ग्रोवर मैम है उनको मैंने कॉल किया। मैंने बोला मैम ये लेटर है, ये मुझे भेजा गया है, ये लोग कह रहे हैं इस पर साइन कर दो, मैं क्या करूं? जैसे ही उन्होंने वो लेटर पढ़ा, उन्होंने बोला बिल्कुल साइन मत करना, दिस इज अ ट्रैप। ये इस लेटर को लेकर ये तुम्हें परमिशन करने को अलाउ करेंगे। फिर उसके बाद वहां पर जो भी होता है इसमें क्लियर क्लॉजेस ऐसे डाले जिसके अंदर ये तुम्हारे ऊपर यूएपी या एनएसए लगा सकते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो फिर मैंने बोला व्हाट शुड आई डू? तो उन्होंने कहा तुम एक अलग से
हैंड रिटन लेटर लिखो और वहां पर मैं जो डिक्टेट कर रही हूँ वही लिखो। सो दैट्स व्हाट आई डिड सर। मैंने वही करा। फिर जो मुझे मैम ने बोला मैंने वही लिखकर पुलिस को दिया और मैंने बोला सर इस पर मुझे परमिशन दे दीजिए। कहते नहीं इस पर तो नहीं दे सकते हम थोड़ा एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है उसके अकॉर्डिंग ही हम परमिशन दे सकते हैं। तो मैंने बोला लेकिन वो तो मैंने लिखा ही नहीं ना, वो मेरे से पूछकर थोड़ी ना लिखा है आपने, या मेरे लॉयर से थोड़ी ना पूछकर लिखा है। आप कुछ लिख कर दोगे मैं कैसे कुछ भी साइन कर दूं? तो कहते नहीं स्टैंडर्ड ड्राफ्ट है, आप क्यों इतना डाउट कर रहे हो हम लोगों पर, हम तो चाहते हो आप प्रोटेस्ट करो। मैंने बोला अगर आप चाहते हो मैं प्रोटेस्ट करूं तो मैं जो लेटर लिख कर दे रहा हूं उसमें आपको परमिशन देने में दिक्कत क्या है? तो ये सब हुआ सर वहां पर। और फिर जब मैं पीछे हटा नहीं तो कहते रुको फिर हमें बात करनी पड़ेगी। तो साइड में जाकर कॉल्स कर रहे कि नहीं वो साइन करने को तैयार नहीं जो लेटर दे रहे, तो क्या करे? तो फिर वापस से आए, कहते कि आप जो लेटर दे रहे हो उस पर तो हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। तो मैंने फिर मिला नहीं मिला परमिशन? नहीं, फिर मैंने बोला ठीक है अरेस्ट कर लो। फिर मैंने बोला अगर आपको ऐसे ही खेलना है देन जस्ट पुट मी इन जेल ना, ये क्यों मतलब नहीं, मैं पूछ रहा हूँ उसके बाद जो फिर प्रोटेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद मुझे परमिशन मिली उनकी और उसमें भी ये कर दिया कि मेरा फोन नंबर लिख कर दिया, जो लेटर मैंने दिया था साइन करके उस पर कहा कि आपका फोन नंबर लिखो, और वही फोन नंबर उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया दिल्ली पुलिस के हैंडल से। ऐसे तो नहीं होता है। उसके बाद में मुझे कह रहे इमीडिएटली बाहर निकलो एयरपोर्ट से। मैंने बोला मुझे लग रहा था कि इमिग्रेशन के लिए 1-1.5 घंटा लगेगा, तो मैंने जो आशु है मैंने उसको बोला था कि 9-9:30 बजे मुझे पिक करने आना। अभी 8 बज रहे, मैं बाहर कहाँ जाऊंगा? मैं 1 साल बाद अपने देश में आ रहा हूँ और ऐसी तो सिचुएशन। दिल्ली में कोई दोस्त नहीं था? नहीं, मैंने किसी को यार हर किसी को ये लग रहा था ये तो जेल जाने वाला है या इसको तो पकड़ने वाले। सो सारे लोग थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, ये रियलिटी है। तो मैंने बोला मैं ऐसे कैसे बाहर चले जाऊं? तो वहां पर फिर पुलिस वालों की और एयरलाइंस वालों की थोड़ी बहस हो गई। एयरलाइंस वाले भी कह रहे थे नहीं ही इज अवर कस्टमर, ये अभी बाहर नहीं जा सकता, बाहर बहुत ज्यादा लोग हैं, सो अब भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब तक ये एयरपोर्ट पर है। लेकिन पुलिस वाले कह रहे नहीं आपको तुरंत बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने कहा जब तक आशुतोष मुझे लेने नहीं आता मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो फिर मुझे पूछा कौन सी गाड़ी में बताओ, तो मैंने गाड़ी का नंबर बता दिया। तो कहते क्यों नहीं आ पा रहा? मतलब ट्रैफिक में फंसा है। तो कहते अभी हम ट्रैफिक क्लियर करवा देते। ये चीज आशुतोष हाँ आप लेने गए थे? एग्जैक्टली। अच्छा आप गए थे? यस। आशुतोष और मेरा कजन आया था। तो उसके बाद इन लोगों ने बोला कि अच्छा नहीं कोई बात नहीं, हम उनकी ट्रैफिक क्लियर करवा देते ताकि वो जल्दी आ पाए। तो मैंने बोला ठीक है बुला लीजिए। और बाद में मैं देखता क्या हूँ ट्विटर खोलकर अभिजीत दीपके ने मांगी वीआईपी ट्रीटमेंट। अच्छा मैं ट्विटर खोल रहा हूँ, थोपी गई थी वो सिक्योरिटी। आपके चैनल पर चल रहा था सोर्सेस के थ्रू अभिजीत दीपके ने, और कई सारे मीडिया चैनल्स चला रहे थे क्योंकि आप लोगों को आइडिया नहीं था। मैं ऐसा कि मुझे आप एयरपोर्ट से हकालने पर लगे हुए कि जल्दी से पहुंच जा तू जंतर मंतर, और खुद ही बोल रहे हो कि नहीं जो ट्रैफिक में गाड़ी फंसी आपकी हम वो निकाल देते जो आपके दोस्त आपको लेने आने वाले। और दूसरी जगह आप खुद न्यूज प्लांट करवा रहे हो अभिजीत दीपके ने मांगी एयरपोर्ट पर वीआईपी ट्रीटमेंट। तो ये सरकार ये सारी हरकतें कर रही थी उस दिन भी। झूठ है, झूठ है।